हेलो एवरीवन। हम बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक है मध्यकालीन भारत का इतिहास। उसके अंतर्गत भारत पर मुस्लिम आक्रमण से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस बीपीएससी में पूछे गए हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? ऑप्शन ए है मलिक इब्राहिम, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है बख्तियार खिलजी, ऑप्शन डी है अली मर्दान खिलजी, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गोरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला विहार को तहस नहस कर राजधानी उदयपुरी पर कब्जा कर लिया। उसने 1198 से 1203 ईस्वी के आसपास बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ का शासक लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर दक्षिण बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। प्रसिद्ध पर्शियन इतिहासकार मिन्हाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात-ए-नासिरी में बिहार में उसके हमलों के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए है तारीख-ए-हिंद से, ऑप्शन बी है तबकात-ए-नासिरी से, ऑप्शन सी है ताज-उल-मासिर से, ऑप्शन डी है तारीख-ए-मुबारक शाही से, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तबकात-ए-नासिरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विहार का विध्वंस किया था। ऑप्शन ए है बख्तियार खिलजी, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इब्न बख्तियार खिलजी। इब्न बख्तियार खिलजी बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। गोरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अक्ता प्रथा स्थापित हो गई। गोर के मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 ईस्वी में हांसी अक्ता या इक्ता प्रांत प्रदान किया। 1192 से 1206 ईस्वी तक उसने गोरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1178 ईस्वी। मोहम्मद गोरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। इस समय गुजरात का अनिलवार चालुक्य शासक मूलराज सेकंड था। उसने अपने भाई भीम सेकंड को सेनापति बनाकर भेजा। साथ में उसकी माता नायका देवी भी थी। माउंट आबू पर्वत के पास काशहद के मैदान में भीम सेकंड ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। यह मोहम्मद गोरी की भारत में पहली हार थी। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश। इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके के बीपीएससी में पूछे गए हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक था। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे निशापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने एक दास के रूप में खरीदा था। काजी ने उसकी उचित ढंग से देखभाल की और सभी शिक्षाओं में पूर्ण कराया। ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर
स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण वह कुरान का पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बाद में वह निशापुर से गजनी लाया गया, जहां उसे गोरी ने खरीद लिया। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गोरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। गोरी ने उसे अमीर-ए-आखुर के पद पर प्रोन्नत कर दिया और यहीं से उसके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था, यद्यपि वह लाहौर से ही शासन करता था। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, उसने केवल मलिक और सिपह सालार की पदवियों से ही अपने को संतुष्ट रखा। गोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन द्वारा मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद नियम पूर्वक 1208 ईस्वी में ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाहौर। मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 ईस्वी के बाद लाहौर के विशिष्ट जनों एवं अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सार्वभौम शक्तियां ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। अतः उसने लाहौर जाकर सत्ता ग्रहण की तथा 1206 ईस्वी में औपचारिक रूप से सिंहासनारूढ़ हुआ। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। गद्दी पर बैठने के बाद ऐबक के सामने सबसे बड़ी कठिनाई गोरी के दास और उसके राज्य के उत्तराधिकारी ताजुद्दीन यल्दोज और नासिरुद्दीन कुबाचा की तरफ से थी। ऐबक ने अपनी बहन की शादी कुबाचा से कर उसे अपने पक्ष में कर लिया, किंतु यल्दोज की तरफ से खतरा बना रहा। यही कारण था कि ऐबक सदा लाहौर में ही रहा, उसे दिल्ली आने का कभी अवसर नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के काल में 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को खिल्लत प्रदान की। अब सल्तनत सैद्धांतिक रूप से बगदाद के खलीफा के अधीन दार उल इस्लाम का एक भाग बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मलिक जानी। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन ऐवाज को पराजित किया। ऐवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने ऐवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। ज्ञातव्य है कि बलबन दिल्ली सल्तनत काल के दौरान गुलाम वंश का एक शासक था। उसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलबन। बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि, नियाबत एक खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। उसने पुत्र बुगरा खां से कहा था, सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिलिल्ला शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलबन। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है।
उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियामत एक खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलबन। तुगरिल खान ने बलबन के शासनकाल में विद्रोह किया था। यह विद्रोह बंगाल में अमीन खान की नियुक्ति के विरोध में हुआ था। कालांतर में बलबन के बंगाल अभियान से डरकर तुगरिल खान भाग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बलबन। गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1286 ईस्वी ने भारत में ईरानी त्यौहार नौरोज को मानने की प्रथा आरंभ की। नौरोज ईरानी नववर्ष है जिसे फारसी नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है। बलबन ने अपने दरबार में सिजदा तथा पायेबोस प्रथा की भी शुरुआत की, जो फारसी परंपरा का अनुकरण था। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।